बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को पढ़ने से पहले हम लोग इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो क्या है, एक गतिशील तंत्र। और जो इस हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो परिवर्तन होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी, मतलब अल्पकालिक भी हो सकते हैं, दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। और जो अल्पकालिक होते हैं, अल्प समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं, वो इस इकोसिस्टम में उपस्थित जो जैविक समुदाय होते हैं उनको अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि जो दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं वो इस इकोसिस्टम को और इसमें जो जैविक समुदाय रह रहा है उसको स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। और जो ये कम्युनिटी इनमें उपस्थित होती हैं, कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल। कम्युनिटी कभी भी स्थायी नहीं होती, बट डायनेमिक, गतिशील होती है, चेंजिंग मोर और लेस रेगुलरली ओवर टाइम एंड स्पेस। समय के अनुसार इसमें लगातार कम या ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और ये परमानेंटली कभी भी इनमें कंप्लीट बैलेंस नहीं होता है। और इनके इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ये चेंजेज उनमें आते हैं और एक के बाद दूसरी कम्युनिटी स्थान लेती रहती है, एक कम्युनिटी का दूसरी स्थान लेती रहती है। ठीक है, जैसे फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें कई परिवर्तन जैसे हुआ कि ज्वालामुखी फट गया, भूस्खलन हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप, या फिर मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जैसे खनन है, जंगलों को ख़त्म कर रहा है मनुष्य। ठीक है, इस तरह के जो काम होते हैं ये दीर्घकालिक, उनसे दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जो कोई भी हैबिटेट होता है, ठीक है, कोई भी आवास स्थान है, उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं वो वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। और जब उन परिस्थितियों में कुछ बदलाव होता है तो फिर उस स्थान पर, उस आवास स्थान पर नई जो जातियाँ होती है, कम्युनिटी होती है, वो एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और जो पहले से रहने वाली जातियाँ होती है वो वहाँ से पलायन कर जाती हैं या फिर वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो अनुकूलित उस एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाती अगर। और धीरे धीरे क्या होता है, उस क्षेत्र के अंदर नई जातियों के प्रवेश के कारण नए समुदाय का विकास होता रहता है। तो ये क्रम कब तक जारी रहता है, जब तक कि उस स्थान पर एक स्टेबल और बिल्कुल जो होती है परिपक्व समुदाय, जिसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी विकसित नहीं हो जाती तब तक ये क्रम चेंज होने का लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी आवास में होने वाले ये जो स्थायी और दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उस स्थान में रहने वाले समुदाय में जो लगातार क्रमिक परिवर्तन आते हैं, उनको कहा जाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रारंभ में आने वाली कोई भी वनस्पति है या जीव जंतु है, जो सबसे प्रारंभ में आते हैं उनको बोला जाता है पायोनियर जातियाँ। ठीक है, और अंत में जो प्राप्त समुदाय होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, और ये जो सक्सेशन होता है वो क्रमिक होता है, क्रम से चलता रहता है और इसमें एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती रहती है। तो ये जो विभिन्न अवस्थाएं आती हैं उनको बोलते हैं सीयर। ठीक है, सीयर। और इन अवस्थाओं के जो समुदाय होते हैं वो सीयर स्टेजेस, मतलब सीयर अवस्थाएं कहलाती हैं। और ये जो सक्सेशन होता है वो इकोसिस्टम में इवोल्यूशन को दर्शाता है, मतलब इकोसिस्टम के उद्विकास को दर्शाता है। ये हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। तो सबसे पहले अनुक्रमण को कई प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और
प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? वो सक्सेशन या वो अनुक्रमण जो बेयर एरिया में, मतलब निर्जन क्षेत्र से प्रारंभ होता है, अर्थात वो स्थान जहाँ की परिस्थितियाँ रहने के अनुकूल नहीं होती। ठीक है, और या फिर ऐसा आवास स्थान जिसको पहले किसी भी समुदाय ने ऑक्यूपाइड नहीं किया, मतलब अधिग्रहण उसके ऊपर नहीं किया, तो वो एरिया कैसा है? अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो और इस तरह का सक्सेशन कहाँ पर होता है? जहाँ की बिल्कुल नया आवास बना होता है। वो कैसे प्रारंभ होता है? जैसे ज्वालामुखी के लावा बहता है, ज्वालामुखी के लावा के बहने के कारण नवीन क्षेत्र बन गया, या कोई नवनिर्मित टापू बन गया, मुहाना है, टीले, कोई निर्जन चट्टान है, या कोई नवनिर्मित तालाब, झील आदि है। तो ये क्या होते हैं? ऐसे एरिया होते हैं जो अनऑक्यूपाइड हैं, अधिग्रहित नहीं हैं। ठीक है, तो स्थलीय आवास में ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, वो कोई भी जो नवनिर्मित स्थलीय आवास होते हैं जहाँ कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं होता, वो होते हैं। ठीक है, और तो सबसे पहले क्या होगा? उस बेयर एरिया में, उस निर्जन स्थान पे सबसे पहले जो अग्रणी जातियाँ होगी, मतलब पायोनियर स्पीसीज जो होगी, वो वहाँ पर आएगी। ठीक है, और फिर कठिन परिस्थितियों में वो उस बेयर एरिया को, उस निर्जन क्षेत्र को वो अपना आवास क्षेत्र बना लेती हैं। वो पायोनियर स्पीसीज, सबसे पहले निर्जन स्थान बेयर एरिया में कौन आया? पायोनियर स्पीसीज, अग्रणी जातियाँ। वो कठिन परिस्थितियों में भी उस क्षेत्र को अपना आवास स्थान बनाती हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ समय के अंतराल के बाद में उस आवास स्थान में परिवर्तन होते हैं, तो फिर वहाँ पे अन्य जातियों का आगमन होता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो पहले से रह रही जाति थी वो वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, है ना, और नई आने वाली वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेती हैं। तो इस तरह से ये क्रम जारी रहता है। कब तक? जब तक कि एक चरम और स्थायी समुदाय वहाँ पर स्थापित न हो जाए। तो ये क्या है? प्राइमरी सक्सेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ पर बेयर एरिया है उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, ये द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है वो ऐसे आवास स्थान से शुरू होता है जहाँ पर पहले से कोई समुदाय उपस्थित होता है। ठीक है, वो रह रहा है वहाँ पर किसी कारणवश अगर वो नष्ट हो जाए या फिर नष्ट कर दिया जाए, है ना, कोई परिस्थिति, कुछ फिजिकल, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आया, या कोई का आक्रमण हो गया, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, उसके कारण वो नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में नई परिस्थितियों में एक कोई नया समुदाय अगर वहाँ पर विकसित होता है और वो परिवर्तनों के द्वारा लास्ट में चरम अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई समुदाय उपस्थित था और फिर वो किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप कुछ भी हो सकते हैं, आग हो गई, बाढ़, अत्यधिक सूखा हो गया, या मानव के द्वारा किए जैसे वन विनाश, मतलब चराई कर दी, वहाँ से सारे खेत के खेत नष्ट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो वहाँ पे जीवन खत्म हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? प्राथमिक जो सक्सेशन है वो कहाँ से? निर्जन क्षेत्र से शुरू होता है, जबकि द्वितीय जो अनुक्रमण होता है वो किसी पहले से डेवलप्ड जो एरिया होता है वहाँ से प्रारंभ होता है। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो तीव्र गति से होता है, जबकि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो धीमी गति से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अनुक्रमण के कारण के आधार पर भी दो तरह के सक्सेशन होते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन, स्वजनित अनुक्रमण, और एलोजेनिक सक्सेशन। तो सबसे पहले ऑटोजेनिक सक्सेशन, इसका मतलब क्या है? उस सक्सेशन से है कि जो स्वयं इसके जीवों द्वारा प्रेरित या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मतलब इस सक्सेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? वहाँ के खुद के रहने वाले जीव ही इसको स्टिमुलेट करते हैं या प्रेरित करते हैं।
ठीक है। ये जो सक्सेशन होता है उसमें जो प्रारंभिक समुदाय जो होता है, जो पहले रह रहा है सबसे पहले आकर, वो अपने वातावरण को अपनी ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है। जैसे सॉइल है ना, सॉइल में जो वनस्पतियां होती हैं वो उनके कारण से ह्यूमस बढ़ जाता है जब, ठीक है, ह्यूमस बढ़ने के कारण फिर वहाँ पे नई जातियाँ वनस्पति की आने की संभावना बढ़ती जाती है, और उस क्षेत्र में क्योंकि ह्यूमस बढ़ गई, उपजाऊपन बढ़ गया, तो वहाँ पे नई जातियों का प्रवेश होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, और फिर अंततः क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय में प्रतिस्थापित होता जाता है, और फिर वो नेक्स्ट उसमें, और लास्ट में जाके एक स्थायी और चरम समुदाय की स्थापना हो जाती है। तो ये क्या है, स्वजनित अनुक्रमण, जिसमें वहाँ के रहने वाले जीव ही स्टिमुलेशन कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं सक्सेशन को। ठीक है। सेकंड जो है एलोजेनिक अनुक्रमण, ठीक है, बाह्य जनित सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई आवास है, उसमें कोई बाह्य कारक है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो वहाँ के जो सोर्सेज हैं उनमें परिवर्तन करता है। ठीक है। और परिवर्तन वो करके उस सक्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई तालाब है, ठीक है, तालाब में बाहर से कोई या तो पोषक पदार्थ डाले गए, जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ा था तो आपको ध्यान है, मैंने बताया था कि उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट जो होते हैं फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेतों में, तो वो पानी के द्वारा बहकर किसमें, तालाबों में, झील, समुद्र में आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सुपोषण कर देते हैं। तो या तो किसी तालाब में पोषक पदार्थ की वृद्धि हो, या फिर वहाँ पर कोई प्रदूषक बाहर से डाल दिया जाए, है ना, तो वहाँ के क्या होंगे, वहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं उस तालाब की, उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि बाहर से ये ऐसे प्रेरक डाले गए हैं जिससे वहाँ की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। और फिर क्या होगा, उस परिस्थितियों में जो जाति अनुकूलित हो पाएगी वो विकसित होगी। तो इस तरह से एक नए समुदाय का विकास होगा, और उसको प्रेरित कौन कर रहा है, बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये सक्सेशन क्या कहलाता है, बाह्य जनित अनुक्रमण। ठीक है। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन। ठीक है। सक्सेशन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक स्वयपोषी अनुक्रमण और हेटेरोट्रॉपिक अनुक्रमण। ठीक है। तो इसमें स्वयपोषी जो अनुक्रमण होता है वो, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई आवास है, उसमें प्रारंभ में जैसे स्वयपोषी जीव हैं, जिसमें स्वयपोषी पादप आ गए, उनकी संख्या बढ़ती है, संख्या में बढ़ेगी और वो प्रभावी होती जाती है। और ये पादप क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ के जो इकोसिस्टम है उसमें कार्बनिक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनकी मात्रा को और एनर्जी के प्रवाह को बढ़ा देते हैं, और ये क्रम क्या होता है, लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से ये जो सक्सेशन है प्रकृति में कहीं भी आप देखेंगे, जंगल में देखो, किसी भी जो एरिया है जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँचा है, वहाँ पर व्यापक रूप से ये सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन मिल जाता है, और इसको होने में लंबा समय लगता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन, विषमपोषी अनुक्रमण। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सक्सेशन में जो मृत, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वहाँ से ये शुरू होता है। तो पहले इसमें प्रारंभ में क्या होगा, जो हेटेरोट्रॉपिक जीव होंगे, विषमपोषी जीव, उनकी अधिकता होती है, जैसे जीवाणु, कवक, है ना, ये जो होते हैं वो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। और ये जो सक्सेशन होता है उसमें पहले स्टार्टिंग में तो एनर्जी का प्रवाह जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाएगा। लेकिन ये जो सक्सेशन है बहुत अल्प अवधि का होता है, और कुछ महीनों से लेके कुछ साल में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इसको डिग्रेडेटिव अनुक्रमण या विघटन अनुक्रमण भी कहते हैं, विषमपोषी अनुक्रमण को। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये 6 टाइप इसके बताए हैं। ठीक है। और इसके लिए एक नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें ये कंप्लीट इसको दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। सक्सेशन के सारे टाइप्स, ये फ्लो चार्ट दिया गया है।
हिस्ट्री ऑफ हैबिटेट, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन फर्स्ट टाइम होता है, सेकंड जो होता है वो सब्सिक्वेंट मतलब कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम मतलब बाद में आता है। कॉजेज ऑफ सक्सेशन ऑटोजेनिक और एलोजेनिक होता है, ठीक है। और सक्सेशन इन हैबिट मॉडिफाइड बाय ऑक्यूपेंट, वहाँ के जो रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा ये सक्सेशन होता है ऑटोजेनिक। जबकि एलोजेनिक होता है सक्सेशन, वो हैबिट मॉडिफाइड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहरी फैक्टर होते हैं उनके द्वारा होता है एलोजेनिक। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दो टाइप हैं। जो ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर के द्वारा होता है, उत्पादकों के द्वारा, और हेटरोट्रॉपिक जो होता है वो कंज्यूमर्स के द्वारा होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रोसेज इन सक्सेशन। सक्सेशन की जो प्रोसेज है वो एक स्टेप नहीं होती, इसमें कई स्टेप शामिल होती हैं, ठीक है। तो वो स्टेप कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है न्यूडेशन, ठीक है। सबसे पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन सक्सेशन का पहला पद होता है और इसके अंदर क्या होता है कि किसी कोई उचित आवास का प्राप्त होना, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई भी अपना जीवन यापन, कोई भी जीव जंतु पादप कोई भी अपना जीवन यापन कर सके, है ना, उसको सारी सुविधाएं मिल सके उसके जीवन के लिए, ठीक है। और क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन होता है वो तो कहाँ होता है, बेर एरिया में, जहाँ पे जीवन कभी शुरू नहीं हुआ होता है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो ऐसे स्थान पे होता है जहाँ पे पहले सॉइल बन चुकी लेकिन वहाँ पे बाद में वनस्पति समाप्त हो गई, है ना, और कोई भी कारण उसका हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे वो खत्म होने का, उस वनस्पति के खत्म होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकृतिक, इस न्यूडेशन में ही आएगा। जैसे कि न्यूडेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो एरिया क्यों खत्म हुआ वहाँ पे। तो सबसे पहला कारण है स्थलाकृतिक मतलब टोपोग्राफिक। कोई भी स्थान है वहाँ पे वर्षा है या फिर हवा है, वर्षा के द्वारा मृदा सॉइल इरोजन हो गया या वायु के द्वारा सॉइल इरोजन हुआ, है ना, तो वो क्षेत्र जो है वो ऊसर क्षेत्र हो गया, बंजर हो गया, या फिर रेतीली आंधी आ गई, है ना, या फिर किसी स्थान पर आकर सारी रेत जम गई, या फिर ज्वालामुखी की लावा निकला, है ना, लावा का जमाव हो गया, या फिर भूस्खलन हो गया। ये कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ये कौन से, टोपोग्राफिक स्थलाकृतिक, जिनके कारण से वो वनस्पति वहाँ से खत्म हो सकती है ना। और सेकंड है जलवायविक मतलब क्लाइमेटिक, जलवायविक क्लाइमेटिक, जैसे ग्लेशिएशन हुआ, कुछ सूखा पड़ गया, ड्राई हो गया, लंबा अकाल पड़ गया, है ना, ड्राई पीरियड हुआ, ओलावृष्टि मतलब हेल्स, तूफान, स्टॉर्म आ गया, पाला पड़ गया, फ्रोस्ट, ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण जलवायविक कारण कहलाते हैं, जिसके कारण वहाँ की वनस्पति और वहाँ का जीवन खत्म हो जाए। ये सेकेंडरी सक्सेशन में क्यों जीवन खत्म हो उसके कारण है। थर्ड है जैविक, जैसे बायोटिक, मनुष्य द्वारा यदि कुछ उद्योग स्थापित कर दिए, नगरों की बसावट हो गई, तो वहाँ का वन और घास के मैदान जो है वो सारे खत्म हो गए, या फिर एक्सेस चराई कर दी गई तो वहाँ की सारी वनस्पति खत्म हो गई, या फिर कोई बीमारी हो गई, बीमारी महामारी फैल गई तो वहाँ से पूरा एरिया बेयर हो गया। तो ये कोई भी कारण हो सकते हैं जिससे वहाँ पे न्यूडेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आवास मिला, ठीक है, लेकिन ये आते हैं, ये सब न्यूडेशन में ये कारण है स्थलाकृतिक, जलवायविक और जैविक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसकी है आक्रमण या प्रवसन, इन्वेशन और माइग्रेशन। वैसे कुछ बुक्स में ये भी होता है कि इन्वेशन अलग है और ये जो माइग्रेशन, इसेसिस और एग्रीगेशन अलग, इसी के अंदर सब हेडिंग है, लेकिन इसमें आपकी बुक के अंदर इन्वेशन और माइग्रेशन फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो आप लोग इसको इसी तरह देख लो। जो इन्वेशन होता है मतलब आक्रमण, इसमें क्या होता है, जो बेयर एरिया होते हैं वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और यहाँ पर कोई जाति के आक्रमण से या फिर किसी जाति ने आक्रमण कर दिया है तो वहाँ की रहने वाली जो जातियाँ हैं वो माइग्रेशन कर देंगी,
वहाँ से प्रवसन, वहाँ से दूसरी जगह चली जाएंगी। वो किसी के भी द्वारा हो सकता है, जैसे जल के द्वारा चली जाएं, वायु के द्वारा चली जाएं, है ना। तो इसके द्वारा इसके जो बीज और स्पोर होंगे वो इस स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कैसे आए, जो बेयर एरिया था, शुरुआत कैसे हुई कि कोई माइग्रेट होके वनस्पतियों के बीज और स्पोर इस स्थान पर आ गए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इससेज या अस्थापन या नवावास इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जो नेचुरल फैक्टर होते हैं, चाहे वायु है चाहे जल है, उनके कारण जो पौधों के स्पोर बीज होते हैं, प्रोपेग्यूल्स जिनको बोलते हैं, स्पोर या बीज होते हैं, वो उस सक्सेशन स्थल पे आ जाते हैं। और फिर जब उनको उपयुक्त परिस्थिति मिलती है तो फिर वो बीज जो होते हैं वो वहाँ पे अंकुरित हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्थान होता है वो हर किसी जाति के तो अनुकूल नहीं होगा, लेकिन कुछ जातियां होगी जो उन कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूलित हो जाती है। एडॉप्टेशन की पावर उनकी ज़्यादा होती है तो वो अनुकूलित हो जाती हैं। तो फिर उन जातियों को समझा जाएगा कि ये यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई, मतलब स्थापित हो गई। ठीक है, और फिर ये जातियाँ क्या होगी, विकसित होकर लैंगिक प्रजनन करेंगी, है ना। लैंगिक जनन करेंगी तो ये इनके स्थापित होने का आधार भी माना जाता है। तो एक तरह से इससेज क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट और एनिमल बिकम एस्टैब्लिश्ड इन ए न्यू हैबिटेट, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई प्लांट्स या एनिमल एस्टैब्लिश हो जाता है किसी नए आवास के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जिसे बोलते हैं समूहन। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब एक बार एक जाति यहाँ कहीं पर किसी स्थान पर स्थापित हो गई, वहाँ की परिस्थितियों से वो अनुकूलित हो गई, उसके बाद वो क्या करेगी, प्रजनन करना स्टार्ट करेगी, और प्रजनन करके वो क्या करेगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। तो ये जो संख्या में, घनत्व में वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन या समूहन। नेक्स्ट स्टेप आती है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, फिफ्थ स्टेप है। इसमें क्या होगा, इसको कंपटीशन या कोएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अब क्योंकि एग्रीगेशन समूहन हो गया, जीवों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो अब उनमें क्या होगा, हर एक चीज के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और ये कंपटीशन किसके लिए होगा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो कम जीव रह रहे थे तो संसाधन अधिक थे तो वो उनका उपयोग कर लेते थे। अब क्योंकि उनकी संख्या में वृद्धि हो गई तो चाहे जल के लिए हो, प्रकाश के लिए, या पोषक तत्वों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, किसी के लिए भी हो, तो उनमें आपस में क्या होगी, स्पर्धा शुरू हो जाएगी। तो वो किस में, अगर वहाँ पे एक से अधिक जातियाँ हैं तो एक जाति की दूसरी जाति से होगी, या फिर मान लो एक ही जाति है तो एक ही जाति के जो विभिन्न जीव हैं उनके बीच में भी स्पर्धा शुरू हो जाएगी। और उनमें से विजयी कौन होगा, जो कि वहाँ के जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको प्रभावी तरीके से उपयोग में लाएगा, और खुद की रक्षा करने के लिए जो सक्षम संततियों को उत्पन्न करेगा वो आगे सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है रिएक्शन या प्रतिक्रिया। नेक्स्ट स्टेप हो गई प्रतिक्रिया। ये जो स्टेप है रिएक्शन, ये सक्सेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ये जो स्थापित जातियां होती हैं, ठीक है, स्थापित जो जातियां हो चुकी वो कंज्यूमर्स हो जाती है, वो वहाँ की हर एक जो संसाधन होते हैं उनको उपभोग करती हैं। ठीक है, और अन्य क्रियाओं के द्वारा वहाँ का जो आवास है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन करती हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ का आवास जो है या जो परिवेश है वो बदलता रहता है। ठीक है, और इस बदलने के कारण ये जो नई जातियाँ जो होती हैं उनमें अनुकूलन बढ़ता है, और ये धीरे धीरे बदलाव आते आते फिर क्या होगा, जो पुरानी जातियाँ होगी, बदलाव आता जा रहा है, पुरानी जातियाँ होगी उनके लिए ये वातावरण प्रतिकूलित हो जाएगा, है ना,
और जो नई जातियाँ होगी उनके लिए अधिक अनुकूलन उसमें होगा। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और एक के बाद क्या होगी, एक के बाद दूसरी सीरियल स्टेज अनुक्रमण अवस्था आती जाएगी और जो पुरानी है, जो अब अनुकूलन में जिसको दिक्कत हो रही है, वो वहाँ से विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसकी आती है स्थिरीकरण चरम। ठीक है, स्थिरीकरण चरम, इसमें क्या होता है, ये जो स्थापना होती है नई जातियों की, ठीक है, और जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अनुकूल नहीं हो पाती तो उनका प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट होता है। ये क्रम क्या होता है, लगातार अनंत काल तक नहीं चलता, ये होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए होगा, फिर उसमें चेंजेज आएंगे, एक जाति हट जाएगी और जो अनुकूलित हो रही है दूसरी जाति वहाँ पे स्थापित होती जाएगी। ठीक है, तो एक जो सक्सेशन स्टेज होगी जो अपने वातावरण को बदलती नहीं है, एक ऐसी आएगी स्टेज जो अपने वातावरण को बदलती नहीं है और वो इन बदलावों का प्रतिरोध करती है। ठीक है, और जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसी परिस्थितियाँ वहाँ उपस्थित है उनके प्रति वो अधिकतम अनुकूलन शो करती है, वो जाति क्या होगी, स्थायी समुदाय कहलाएगी। ठीक है, जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं पाएंगे वो तो वहाँ से रिप्लेसमेंट उनका हो जाएगा, लेकिन जो उन बदलावों का विरोध करेंगे और वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनके प्रति अधिकतम अनुकूलन शो करेंगी वो वहाँ का स्थायी समुदाय बन जाएंगी। ठीक है, फिर उस जाति को वहाँ से कोई भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स या चरम अवस्था कहते हैं। और ये जो समुदाय होता है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाता है। और इस अवस्था में क्या होता है, पूरे इकोसिस्टम में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब ये जो चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई, उसमें परिवर्तन कब होगा, जब कोई प्राकृतिक कारण होगा, कोई बड़ा प्राकृतिक कारण होगा जिसके कारण परिवर्तन आए, है ना। और इन परिवर्तनों के कारण भी जो क्लाइमैक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो उसके नीचे की अवस्थाएं होंगी उनमें परिवर्तन आ सकता है। और इस परिवर्तन को कहते हैं प्रतिस्थापी अनुक्रमण या रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों की 7 स्टेप हैं जिनके द्वारा ये अनुक्रमण होता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूडेशन, सेकंड इन्वेजिनेशन और माइग्रेशन। इसको आप फ्लो, ये जो सारी स्टेप हैं इनको आप फ्लो बना के, एरो बना के भी एक के बाद एक लिख सकते हैं, तो आपका पिक्चर अच्छी बन जाएगी। और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले न्यूडेशन, फिर एरो बनाना, इन्वेजिनेशन और माइग्रेशन, फिर एरो बनाओ नीचे, इसेसिस, फिर एग्रीगेशन, फिर एरो बना के कॉम्पिटिशन, फिर रिएक्शन और फिर क्लाइमैक्स स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके जो आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी का आगे, इसके थ्योरी है अनुक्रमण के सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी 2 थ्योरी में मोस्ट है, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी एक चरमावस्था सिद्धांत और दूसरा पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी बहुचरमावस्था। तो सबसे पहले मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी एक चरमावस्था सिद्धांत, इस सिद्धांत को 1916 में फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने 1916 में इसको प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो आवास होता है उसमें एक कोई विशिष्ट आवास है, उसमें एक समय पर केवल एक ही क्लाइमैक्स स्टेज का समुदाय पाया जाता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है उसकी जो जलवायु होती है वो उस क्लाइमैक्स कम्युनिटी की उस स्टेज को निर्धारित करती है। उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो उस चरमावस्था को निर्धारित करती है। और वो जो चरमावस्था का समुदाय है उसके साथ में ही अन्य दूसरी उपस्तरीय समुदाय भी पाए जाते हैं। एक तो चरमावस्था पाई जाएगी जो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में अन्य समुदाय भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रो क्लाइमैक्स मतलब पूर्व चरमावस्था। ये जो अवस्था होती है ये भी कुछ हद तक क्लाइमैक्स जो समुदाय है, स्थायी समुदाय, उसके जैसा ही होता है ना, बिल्कुल लगभग चरम समुदाय के समान ही होता है।
दूसरा होता है पोस्ट क्लाइमैक्स या पश्च चरमावस्था। ठीक है, ये चरम समुदाय में क्या होता है, कुछ उच्च स्तरीय जातियों की उपस्थिति देखने को मिलती है, उसको पश्च चरमावस्था या पोस्ट क्लाइमैक्स कहते हैं। थर्ड है सब क्लाइमैक्स। किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जलवायु के कारण यदि कोई अवस्था अधिक समय तक स्थिर हो जाए, वह चरम समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित न हो। ठीक है, चरम समुदाय तो वहाँ पर पहले से उपस्थित है, लेकिन वहाँ की जो जलवायु है उसमें अगर कोई दूसरी अवस्था उपस्थित तो है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक है और उसको चरम समुदाय प्रतिस्थापित भी नहीं कर रहा है ना, मतलब उसको वहाँ पे रहने दिया जा रहा है, तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, उपचरमावस्था। जैसे कि जो शीतोष्ण वन होते हैं उनमें चीड़ के वृक्ष का पाया जाना उपचरमावस्था का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये वृक्ष जो होते हैं वहाँ के वातावरण से समन्वय बना के रखते हैं और नष्ट नहीं होते उस शीतोष्ण वनों के साथ में भी। ठीक है, नेक्स्ट है विचरमावस्था या डिस्क्लाइमैक्स। यदि वास्तविक चरमावस्था किसी कारण से परिवर्तित हो जाए, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक कारण है, जैसे बताया ना, कोई बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, कोई भी कारण हो सकता है के कारण जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो अगर परिवर्तित हो जाए और फिर उस वहाँ पर एक नई जाति अचानक से प्रवेश कर जाए, है ना, तो उस रूपांतरित चरमावस्था को विचरमावस्था या डिस्क्लाइमैक्स कहते हैं। अब सेकंड आती है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, बहुचरमावस्था। इसको दिया था टेंसले ने, ये यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये टेंसले ने 19 ये दिया था 1939 में, 1939 में टेंसले ने इसको बहुचरमावस्था को प्रतिपादित किया था और उसके बाद में सपोर्टेड बाय डॉबेनमेयर ने इसको सपोर्ट किया था 1966 ने। डॉबेनमेयर ने इसको 1966 के अंदर सपोर्ट किया था पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी को। तो दी किसने, टेंसले ने 1939 में और डॉबेनमेयर ने 1966 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई जो विशिष्ट आवासीय क्षेत्र है उसमें एक साथ, अभी तक हमने पढ़ा एक चरमावस्था में एक स्थायी चरम समुदाय होता है, लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि एक साथ वहाँ पर एक से अधिक चरम समुदाय उपस्थित हो सकते हैं। और इनका कहना ये है कि वो जो एक से अधिक चरम समुदाय उपस्थित हैं उनका सबका समान महत्व है ना, अतः किसी भी समुदाय को लघु समुदाय नहीं माना जाता, सभी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएंगी, कोई भी माइनर कम्युनिटी वहाँ पर नहीं कहलाएगी। ये है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी सक्सेशन की थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है उसको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँगी।